सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली क्लास में हमने PYQ 2024 स्टार्ट कर दिए थे और हमने 40 PYQs कर लिए थे। आज हम बाकी के 35 क्वेश्चंस करेंगे, तो आपके टोटल 75 क्वेश्चंस हो जाएंगे जो आपको 2024 के कवर हो जाएंगे। देन फिर आपका लास्ट लेक्चर आएगा 2025 के PYQs का। तो आपके ऐसे करके हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे और साथ साथ ओपी काबा तो चलती रहेगी। ठीक है, ओपी काबा का नेक्स्ट लेक्चर भी जल्दी ही आएगा। बीच में मेरे PhD के एग्जाम्स थे, सो मैं उसकी वजह से वीडियोस नहीं बना पा रही थी, प्रेजेंटेशन, टर्म पेपर और बहुत सारी चीज़ें। बट अब वीडियोस रेगुलर आने स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, एंड चिंता मत करो, 11 तारीख को आपका एग्जाम है। 11 से पहले आपको मैं काफ़ी सारी चीज़ें कवर करवा दूंगी ताकि आपका एक अच्छा खासा रिवीजन हो जाए और बहुत सारी चीज़ें आपको ट्रिक से याद हो जाए। सो लेट्स बिगिन। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करना था। 40 क्वेश्चन हमने कर लिया। जिसने नहीं देखा, CUET PG के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लेना। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 41, यानी कि आज का पहला क्वेश्चन, ये आपके यहाँ पे लीडर्स लिखे हुए हैं और इनका क्या रोल था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, वो आपको बताना है। तो अगर हम देखें तो चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे, ये तो आप सभी को पता है, B.R. अम्बेडकर, है ना। तो B.R. अम्बेडकर का तो इजी था, तो बी का 3 अगर हम निकाल लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देखें तो राजेंद्र प्रसाद, आपको पता है, प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, तो C का 1 हो जाएगा हमारा। देन सरोजनी नायडू जो थी वो उन्होंने 1928 में कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया नहीं था, तो ये तो या तो फिर क्या बचे, दो ही ऑप्शन बचेगा, तो ये तो मेंबर थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की सरोजनी नायडू मेंबर थी। और मोतीलाल नेहरू जो थे, उन्होंने 1928 में हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे। ठीक है, तो इसका अगर हम देखें तो D का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो A का 2 आपका हो गया, सरोजिनी नायडू वाला। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, अब आपको दिख जाएंगे आंसर। B का 3, C का 1, D का 4। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। तो इसको याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, सारे मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किसके क्या, कौन किस कमेटी का मेंबर था, क्या चेयरमैन थे, जैसे चेयरमैन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी कौन थे। ठीक है, अलग अलग कमेटीज़ बनी थी, यूनियन कमेटीज़ थी, तो स्टीयरिंग कमेटी के राजेंद्र प्रसाद थे, यूनियन कमेटी और प्रोविंसेस वाले के जवाहरलाल नेहरू थे, और एक प्रोविंशियल वाली अलग से कमेटी थी, उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ऐसे बहुत सारी कमेटीज़ है और उनके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के टाइम पे कौन कौन चेयरमैन रहे हैं, उसकी एक लिस्ट आपको अपने नोट्स में बना लेनी है। ठीक है, तो हमें सिर्फ क्वेश्चन से ये चारों ऑप्शन याद नहीं रखने कि इससे और क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको इसके नोट्स बनाने की बहुत सारी कमेटीज़ हैं और उसकी क्या क्या चीज़ें हैं, मैं टेलीग्राम पे आपको भेज भी दूंगी। ठीक है, वहाँ से पढ़ लेना, या मैं आपको यूट्यूब वीडियो में भी करा दूंगी। अब आपका क्वेश्चन नंबर 42 है कि इनमें से किनके टाइम पे इंडिया को वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम बोला जाता था। क्या इंदिरा गांधी के टाइम पे बोलते थे वन पार्टी डोमिनेंट, मनमोहन सिंह के टाइम पे, नेहरू के टाइम पे, या अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा। रजनी कोठारी आपके थे, एक थिंकर है, पॉलिटिकल प्रोसेस में भी हम पढ़ते हैं। वैसे भी उन्होंने बोला था कि इंडिया जो था वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम था, किस टाइम पे, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे। तो ये कांग्रेस के लिए इस्तेमाल हुआ है ये वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम, क्योंकि कांग्रेस का उस टाइम पे कोई अल्टरनेटिव नहीं था। मनमोहन सिंह के टाइम पे अल्टरनेटिव थे, इंदिरा गांधी के टाइम पे तो मोरारजी देसाई ने सरकार ही बना ली थी, अटल बिहारी वाजपेयी तो बहुत बाद में आए। तो फिर यहाँ पे बचा ही क्या, नेहरू बचे ऑब्वियसली, और आपको पता होना चाहिए, मतलब आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व करोगे तो हो जाता। ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है, एक पार्टी प्रभु प्रणाली। अगर मान लो आपको कल को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए और आपको इलीगल तरीके से डिटेन कर लिया गया, मतलब अरेस्ट कर लिया गया है, तो आप कौन सी रिट इशू कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में कि भाई हमारे जो अरेस्ट हुआ है वो इलीगल तरीके से हुआ है, इलीगल डिटेंशन हुई है। तो इसके लिए आपको सारे रिट्स पता होने चाहिए। ये रिट्स हमने पिछली क्लास में कर भी लिए थे, जब हम PYQs कर रहे थे ना पुराने वाले, तो उसमें मैंने आपको एक PYQ ऐसा करवाया था जिसमें मैंने आपको सारे रिट्स अच्छे से समझा दिए थे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हैबियस कॉर्पस, जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, यानी कि आपने अगर किसी पर्सन को इलीगली डिटेन किया है तो आपको उसकी बॉडी, मतलब उसको बेसिकली पेश करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने। अदरवाइज आपका जो डिटेंशन है वो इलीगल माना जाएगा, और वो पर्सन चाहे जिसके साथ ये इलीगल डिटेंशन हुआ है वो रिट इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस का। ये रहा, अवैध रूप से हिरासत में रखने के मामले में कौन सा हम रिट इशू करते हैं। ठीक है, अच्छा, हैबियस कॉर्पस का ये हिंदी अनुवाद है, यहाँ देख लेना।
ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन की हिस्ट्री को आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है, तो अलग से आपको यूएन के ऊपर तो बहुत अच्छे से पढ़ के ही जाना है। यूएन के कम से कम आपके 2-3 पेज में एक ही जगह पे सारे नोट्स लिखे होने चाहिए यूएन के बारे में, सब कुछ, उसके पीस कीपिंग मिशन, उसके जनरल सेक्रेटरी। अच्छा, यूएन के जनरल सेक्रेटरी जो है मैंने सारे आपको ट्रिक से याद कराए हुए हैं और आपके पेपर में भी आते हैं, जैसे ट्रिक भी लाए, ये मैंने याद करवाया हुआ है ऑलरेडी। ये पहले सेक्रेटरी जनरल थे यूएन के, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, या आप जब मेरी आईआर वाली प्लेलिस्ट खोलोगे तो उसमें मैंने आपको ट्रिक से बहुत सारे आईआर के कॉन्सेप्ट्स करवा रखे हैं, तो वहाँ से पढ़ लेना। अब ये जो चारों ही स्टेटमेंट है, ये चारों ही सही हैं, बस आपको इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले देखें तो यूएन चार्टर बनेगा, ऑब्वियसली सब यूएन चार्टर बनेगा, उसके बाद ही तो कोई इसको सेक्रेटरी जनरल बनेगा, उसी के बाद यूएन जो है कोई पीस कीपिंग फोर्स चलाएगा, और उसी के बाद यूएनडीपी जो है वो स्टैब्लिश होगी। जब सबसे पहले यूएन आएगा ना, यूएन का चार्टर आएगा, तभी बाकी सारी चीज़ें हो पाएंगी अगर हम कॉमन सेंस भी लगाए। तो इसलिए ए ऑप्शन तो सबसे पहले आना चाहिए, तो ये तीनों में ही है। देन ये इससे याद कर लो कि ये सैन फ्रांसिस्को पे बना था और 50 स्टेट्स थे इसमें जब पहली बार यूएन चार्टर साइन किया गया, अप्रूव किया गया। तो इसी से आपके 2-3 क्वेश्चन और बन जाएंगे कि कितने मेंबर्स ने साइन किया, कब साइन किया, कहाँ साइन किया, ठीक है। 51th मेंबर कौन सा था, क्योंकि हमने बोला था कि यूएन के 51 फाउंडिंग मेंबर्स है, तो 51st जो बाद में आया वो कौन था, ठीक है। ये आपका होमवर्क है आज का, 51st मेंबर कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके बाद क्या हुआ, जब यूएन चार्टर बन गया तो जो पहले यूएन के सेक्रेटरी जनरल बनाया गया, ठीक है, पहले सेक्रेटरी जनरल बनेगा तभी तो आगे पीस कीपिंग फोर्स को भेजेगा, राइट। तो सेक्रेटरी जनरल बनाया जाएगा, इसके बाद चार्टर बन गया। अब 1945 में ही ट्रिविकली लाई को सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, ए और सी आना चाहिए, तो ये हो गया। देन आपका पहला यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेजी गई स्विस कनाल क्राइसिस के टाइम पे, इसको ये आई थी 1956 में। अच्छा, इसकी डेट भी याद रख लेना, बहुत बार पूछी जाती है, कि इससे आपको एक और क्वेश्चन याद हो जाएगा कि यूएन ने अपना पहला पीस कीपिंग फोर्स कहाँ भेजा था। तो यूएन ने अपना पहला पीस कीपिंग फोर्स कहाँ भेजा था, स्विस कनाल में। अगर पूछा जाए कब भेजा था, तो 1956 यानी कि 1956 में भेजा था, ठीक है। देन बाद में 1945 में ही 1965 में यूएनडीपी बना। तो 1965 ऑब्वियसली एकदम बाद में आता है, इसके 10 साल बाद ही ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये स्विस कनाल क्राइसिस हुए थे उस टाइम पे, और इसलिए ये यूएन पीस कीपिंग मिशन चलाया गया था। तो ये आपका डी हो गया, इसका डेट भी याद रख लेना, यूएनडीपी कब बना, 65 में बना। तो एक ही क्वेश्चन से आपको समझ आ जाना चाहिए कि हमें यूएन के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। अभी जो कमांड कैपिटलिज्म का आइडिया है वो कौन से 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया गया था, पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी ना सरकार द्वारा, जब तक नीति आयोग नहीं आया था प्लानिंग कमीशन के द्वारा। तो पंचवर्षीय योजना कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें कमांड कैपिटलिज्म का आइडिया दिया गया, तो आपको बस याद रखना है सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड से आप ऐसे याद रख सकते हो कि देखो 2 बार सी आ रहा है ना, और सेकेंड को हम ऐसे लिखते हैं, तो 2 बार सी आ रहा है, यानी कि कमांड कैपिटलिज्म, तो एक इसमें आएगा सेकेंड 5 ईयर प्लान में आएगा। इसको हिंदी में आप बोलोगे समादेश पूंजीवाद, दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब ये आपका दूसरा क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आपको इसको ईयर मैच करना है। बहुत इजी है, देखो अगर आपको ईयर कहीं से भी याद भी नहीं है, लेकिन आपको इतना तो पता है ना कि ताशकंद एग्रीमेंट इनमें से सबसे पहले हुआ है, क्योंकि इस टाइम पे तो शास्त्री जी थे प्राइम मिनिस्टर, और वो वहाँ पे ताशकंद एग्रीमेंट के टाइम पे मारे गए थे। बाकी एग्रीमेंट अगर देखें तो उस पर अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स रहे हुए हैं। तो ताशकंद एग्रीमेंट क्योंकि सबसे पहले हुआ है, और इन चारों में से सबसे पहले डेट कौन सी है आपकी, 1966, क्योंकि शास्त्री ताशकंद एग्रीमेंट के बाद मर गए थे और 66 में ही उनकी डेथ हुई थी। तो ए का 2 हो जाएगा आपका। देन ऑब्वियसली ए का 2 एक ही ऑप्शन में है। देन शिमला अकॉर्ड भी आपको पता होना चाहिए, इंडिया बांग्लादेश क्राइसिस हुए थे, फिर 1971 में इंदिरा गांधी ने शिमला अकॉर्ड साइन किया था। किन दो, इंदिरा गांधी थी और दूसरी तरफ कौन थे, आपको होमवर्क है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि किन 2 प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में शिमला अकॉर्ड साइन हुआ था, ठीक है। देन इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील 2005 में हुई थी, लेटेस्ट है ये, तो अभी मनमोहन सिंह के टाइम पे हुई है, ठीक है। तो मनमोहन सिंह ने ये डील करी थी, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील। तो ये आपका फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है बेसिकली। एंड गंगा वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट, जो फिर एक बचा ऑब्वियसली आपका 1996। अब ये यूनिक है, तो हो सकता है कि ये 3 अगली बार ना पूछ के चौथा वाला अलग से पूछ ले। तो ये आपको पता होना चाहिए कि गंगा वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट कब हुआ है, 1996 में हुआ है। अब जियोवानी सार्तोरी का नाम आपने सुना होगा। सार्तोरी ने टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम दिए थे, तो इसलिए बहुत फेमस भी है, ग्रेजुएशन के बच्चे भी ये पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम जो है वो सार्तोरी ने दिया है, पहली बात। और उसने 3 टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम दिए थे, इसमें आपके 4 लिखे हुए हैं, तो इनमें से कौन सा एक नहीं है वो बताना है। तो देखो, सिंगल पार्टी सिस्टम, यस सार्तोरी ने दिया था। लिमिटेड और मॉडरेट प्लूरलिज्म
कि लिमिटेड होता है और मतलब लिमिटेड हो गया, या फिर बहुत मॉडरेट, बहुत बैलेंस्ड प्लूरलिज्म होता है। प्लूरलिज्म का मतलब है जब ग्रुप लीड करता है, ऐसा ग्रुप आप पावर में आते हो। तो ये आपका, ये भी एक प्लूरलिज्म भी एक तरीके का पार्टी सिस्टम है। तो यस, ये भी सारतोरी ने दिया था। देन बैलेंस्ड और इफेक्टिव जैसा कुछ नहीं दिया था, एक्सट्रीम दिया था। या तो बहुत लिमिटेड होगा, या बहुत एक्सट्रीम होगा, या सिर्फ सिंगल पार्टी सिस्टम होगा। बैलेंस्ड कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आप अगर जब आप सारतोरी को नहीं जानते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि देखो पार्टी सिस्टम की जब बात होगी तो बहुत लिमिटेड होगा, एक्सट्रीम होगा। बैलेंस तो अभी कभी देखने को मिलता ही नहीं है वैसे भी। और सारतोरी जो है, ठीक है, अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो कभी आपको बैलेंस प्लूरलिज्म नहीं देखने को मिलेगा, या तो बहुत कम, या तो बहुत एक्सट्रीम, या सिंगल पार्टी। तो ये 3 आप एलिमिनेट कर सकते हो। और इसलिए आपको इस क्वेश्चन से क्या याद रखना है कि जियोवानी सारतोरी ने क्या दिया है, 3 टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम दिए हैं। और इसको नोट्स में आप ये तीनों पार्टी सिस्टम लिख लो। गलत वाला तो याद नहीं रखना है, बाकी 3 आपको अलग से याद रखने हैं, ताकि अगली बार कोई क्वेश्चन इसके इर्द गिर्द आ जाए तो आपको याद होना चाहिए। ये आपका हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ है वर्गीकरण के बारे में, बहुलवाद यहाँ पे आपके ये लिखे हुए हैं। अच्छा, टेरेनी ऑफ मेजोरिटी किसने दिया है डेमोक्रेसी को? टेरेनी ऑफ मेजोरिटी पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको करवाया था और बहुत अच्छे से कराया था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एलेक्स। अब आप बोलोगे एलेक्स तो इसमें किसी में नहीं है। एलेक्स दे तोक्कुवेली, इसका पूरा नाम है एलेक्स दे तोक्कुवेली। जो बात करते हैं कि हमेशा जो है मेजॉरिटी का ही सुनी जाती है, मतलब बेसिकली टेरेनी ऑफ मेजॉरिटी का मतलब है कि एक देश है उसमें जो मेजॉरिटी में वोट देगा, या जो मेजॉरिटी डिमांड करेगी, वही ज़्यादा सुनी जाएगी, ना कि माइनॉरिटी वालों की इतनी नहीं सुनी जाती। तो ये टेरेनी है, एक तरीके से व्यंग्य है, एक नेगेटिव बात है कि हमेशा सिर्फ मेजॉरिटी की ही सुनी जाती है डेमोक्रेसी में। क्योंकि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट मेजॉरिटी, जो मेजॉरिटी ने बोल दिया वो माना जाएगा। मेजॉरिटी जिसको वोट देगी वो जीतेगा, माइनॉरिटी फिर पीछे हट रह जाती है। तो इसको उन्होंने टेरेनी ऑफ मेजॉरिटी बोला, एलेक्स दे तोक्कुवेली ने। अच्छा, अब ये एलेक्स दे तोक्कुवेली का ये जो मेन आइडिया था, ये टेरेनी ऑफ मेजॉरिटी वाला, वो किस थिंकर ने बाद में इनसे इन्फ्लुएंस होकर लिया था? आपके ऑप्शन है J.S. मिल, जॉन लॉक, या फिर रूसो, ठीक है। ऑप्शन ये है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये सिर्फ मैं ऐसे ही नहीं पूछ रही हूँ, ये आपका PYQ में आ रखा है सेम क्वेश्चन कि किससे इंस्पायर होके, या एलेक्स दे तोक्कुवेली से इंस्पायर होके इनमें से किसने दिया था। तो ये आपको कमेंट में बताना है। ये आपका लिखा है बहुमत का अत्याचार, ठीक है। सावरकर ने आइडिया दिया था हिंदुत्व का, ये तो सबको पता ही होगा। ये IPT की मेरी प्लेलिस्ट है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, उसमें मैंने आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट ट्रिक से याद कराया हुआ है सारे के सारे थिंकर्स। तो एक बार देख लेना, किताबें तक ट्रिक से याद करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो सावरकर का जो हिंदुत्व का आइडिया है, आपको इसमें लिखा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है सावरकर के बारे में। पहले एक एक करके सारे चारों स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला, सावरकर डिड नॉट आइडेंटिफाई इंडिया इन टर्म्स ऑफ टेरिटोरियल और पॉलिटिकल नेशनलिज्म। तो सावरकर के लिए जो भारत था वो कोई टेरिटरी या राजनीतिक राष्ट्रवाद का तरीका नहीं था। यहाँ पे आपको मैं हिंदी में दिखा देती हूँ। क्षेत्रीय, जिसको हम बोलते हैं राजनीतिक राष्ट्रवाद या क्षेत्रीय राष्ट्रवाद के संदर्भ में भारत की पहचान नहीं की गई है सावरकर द्वारा, ठीक है। तो ये सही बात है, सावरकर इंडिया को या भारत को किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में लिमिटेड नहीं करना चाहते थे, या किसी एक पर्टिकुलर राजनीतिक राष्ट्रवाद तक लिमिट नहीं करना चाहते थे। उनके लिए भारतीय का आइडिया, भारत का आइडिया उससे कई गुना ज़्यादा था, बियॉन्ड था। तो ये तो सही है। दूसरा, जो सावरकर है उन्होंने हिंदुत्व के बारे में क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि हिंदुत्व में ऐसे लोग आएंगे दैट हैड एन ओरिजिन आउटसाइड द टेरिटोरियल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। जो इंडिया के बाहर के लोग हैं ना, इंडिया की जो ज्योग्राफी में नहीं आते, ये हमारा इंडिया है जैसे, ठीक है। और इंडिया के जो बाहर के लोग हैं वो, उनको हम हिंदुत्व के आइडिया के अंदर लेकर आएंगे, मतलब उनको हिंदू बोलेंगे। अब आप एक कॉमन सेंस लगाओ, आपने सावरकर भी नहीं पढ़ा, कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है, सावरकर होता है कि आपने नाम भी नहीं सुना फॉर एग्जाम्पल, पर आपको पता है कि जो भारत के लोग होंगे उन्हीं को तो हिंदुत्व में लिया जाएगा। तो ये तो एकदम लिखा है कि जो बाहर के लोग होंगे, इंडिया के बाहर के लोगों को हम हिंदुत्व में क्यों डालेंगे भाई, ठीक है। ये तो पूरा ही गलत हो गया, ये तो कॉमन सेंस भी लगाए तब भी गलत है। तो सावरकर क्या है तो और कोई भी बच्चा भी बता देगा। देन तो आपको यहीं आपका करेक्ट ऑप्शन मिल जाना था, और इजी, बहुत इजी क्वेश्चन था ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अगर हाँ, ये अलग बात है कि बच्चे पूरा अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, आउटसाइड वर्ड नहीं पढ़ा, तो उनको लगेगा कि हाँ सही है। एन एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व इज द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉमन कल्चर, ठीक है। अब आपको सिर्फ सावरकर का गलत ऑप्शन पढ़ के नहीं निकल जाना है, आपको ये बाकी की जो 3 सही ऑप्शन है वो याद रखने हैं, और जो गलत है वो क्यों गलत है वो याद रखना है कि क्योंकि जो इंडिया की ज्योग्राफी में रहते हैं उनके लिए हिंदुत्व की डेफिनेशन में उन लोगों को इंक्लूड किया गया था, ठीक है। और हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व एक ऐसा आइडियोलॉजी है, एक ऐसी विचारधारा है जो कॉमन कल्चर में मानती है, ठीक है, कि कॉमन कल्चर जो है एग्जिस्ट करता है। और वो बोलते थे, ही कौन? सावरकर ने ये आइडेंटिफाई किया था कि इंडिया इन रिलीजियस कल्चरल टर्म्स,
विद अ डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशनल बाउंड्री। इंडिया की एक टेरिटोरियल बाउंड्री नहीं है, सिविलाइजेशनल बाउंड्री है, यानी कि उन्होंने भारत की पहचान धार्मिक सांस्कृतिक संदर्भों में एक विशिष्ट सभ्यता की सीमा के साथ की थी। ठीक है, तो ये आपका सही है तीनों और ये गलत। और हिंदू कौन था अकॉर्डिंग टू सावरकर? उन्होंने बोला कि जो इसकी कर्म भूमि, मातृभूमि, ठीक है, जो अपनी कर्म भूमि और मातृभूमि किसको मानता है, भारत को मानता है, वो हर शख्स हिंदू है। ठीक है, फिर चाहे वो हिंदुत्व में आएगा, मतलब बेसिकली वो हिंदुत्व का पार्ट बन सकता है, या चाहे फिर वो हिंदू भी हो, सिख हो, इवन मुसलमान ही क्यों ना हो। ठीक है, वो भी हिंदुत्व बन सकता है अगर वो अपनी कर्म भूमि, मातृभूमि, ठीक है, और जन्मभूमि किसको मानता है, भारत को मानता है और भारत में रहता है। जन्मभूमि ना भी हो, कर्म भूमि मातृभूमि होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा हिंदुत्व का आइडिया भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। और अच्छे से अगर आपको समझना है तो आईपीटी की प्लेलिस्ट पे आप जाके देख सकते हो। इवन एक सावरकर मूवी आई थी, ठीक है, वो भी आप देखना, वो बहुत अच्छी मूवी है, रणदीप हुड्डा की आई गेस। अच्छा, इंडिया को सॉफ्ट स्टेट किसने बोला था? और उन्होंने बोला कि इंडिया एक सॉफ्ट स्टेट है क्योंकि उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट के अगेंस्ट एक्ट करने की क्षमता नहीं है। ठीक है, सॉफ्ट स्टेट का मतलब क्या होता है, मतलब सॉफ्ट पावर बेसिकली। ठीक है, कि इंडिया चाहे तो वो कभी भी लड़ता वड़ता नहीं है और हमेशा वो हर चीज़ों को नेगोशिएशन से सॉल्व करने की कोशिश करता है, कंसेंसस से सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए, खुद के लिए कभी एक्ट कर ही नहीं सकता, वो अपने उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो उसमें इतनी क्षमता ही नहीं है। मतलब ये इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा है कोई बंदा ये बोल के कि इंडिया एक सॉफ्ट स्टेट है। ठीक है, तो ये कौन है? इनका नाम था गुरनार मिर्दाल। ठीक है, बाकी दो तो ये देखो, दो तो इंडियन नाम है, तो वो इंडिया को क्रिटिसाइज क्यों करेंगे? पॉल ब्रास ने भी इंडिया को क्रिटिसाइज किया है, लेकिन इस सेंस में नहीं किया है, वो एथनिक नेशनलिज्म और कन्फ्लिक्ट वगैरह के सेंस में किया है। तो एक ही बचा, कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब फॉरेन थिंकर होगा जिन्होंने इसको इंडिया को क्रिटिसाइज किया होगा, थोड़ा लॉजिक भी लगाए तो। वैसे इसका आंसर गुनार मिड्रायल है। ठीक है, हिंदी में अगर आपको देखना हो तो हिंदी में लिखा हुआ है कि वर्णित किया जिसमें निहित हित के विरुद्ध कार्रवाई करने की क्षमता नहीं है। भारत एक ऐसा नर्म राज्य है जिसमें वो अपने विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर भारत के विरुद्ध कोई जाता है तो वो नहीं कर पाता, जो कि सच नहीं है, ऐसा भारत कभी नहीं करता। वो सॉफ्ट स्टेट भी है लेकिन हार्ड स्टेट भी है, हार्ड पावर को भी अपनाता है, जब उसको चाहिए तो वो वेपन्स का भी इस्तेमाल करता है। पर इसने थोड़ा सा गलत बता दिया और ये थे मृदाल, गुरनार मृदाल। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट ऑप्शंस बताने हैं। तो गलत 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 वाली स्टेटमेंट ढूंढ लो और वो इसका आपका सही आंसर होगा। तो देखते हैं पहले स्टेटमेंट गलत है कि नहीं। जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, यानी कि एफपीटीपी सिस्टम, जिसमें जिसको सबसे ज्यादा पहले मेजोरिटी मिलती है वो जीत जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट। जिसको मेजोरिटी मिल गई 50% से ज़्यादा, वो जीत जाएगा। और ये इंडिया में सभी इलेक्शंस के लिए फॉलो किया जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि इंडिया के सारे इलेक्शन एफपीटीपी सिस्टम से भी होते हैं, कुछ इलेक्शन पीआर सिस्टम से भी तो होते हैं। तो ये तो गलत हो गया, ये तो एक्सट्रीम लिखा है, ऑल वर्ड आ गया एकदम ही। ठीक है, तो ए गलत है, तो मतलब ए गलत है तो ये भी तीनों में से कोई भी सही हो सकता है क्योंकि हमसे गलत पूछा है। अब देखें तो इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया की, वो पंचायत और म्यूनसिपल इलेक्शन नहीं करवाती या नहीं सुपरवाइज करती, तो ये सही बात है। तो कौन कराता है पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन? वो कराते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन। और यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराती, तो ये सही बात है कि नहीं कराती भाई, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, तो ये सही ऑप्शन है। तो बी तो इसमें से भी हट गया, इसमें से भी हट गया, इसमें से भी हट गया, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है और ये तो करेक्ट है, बी तो करेक्ट है ना, तो ये तो इनकरेक्ट पूछा, तो तीनों हट गए। तो ये आपका हो गया सही। तो मतलब ए सी ऑप्शन भी आपका गलत होगा और डी सही होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट रिमूव द इलेक्शन कमिश्नर, सही बात है। इसको सॉरी गलत बात है कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट है, इंडिया का जो राष्ट्रपति है, वो क्या इलेक्शन कमिश्नर को नहीं निकाल सकता? ऑब्वियसली निकाल सकता है भाई, तो ये तो गलत ही है ना। देन अपॉइंटमेंट ऑफ मोर देन वन इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन इज मैंडेटरी। तो इलेक्शन एक से ज़्यादा इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट है इलेक्शन कमीशन में, वो मैंडेटरी होती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन क्या है, मल्टी मेंबर बॉडी है, उसमें भी अभी कितनी है, 3 मेंबर। अच्छा, ये इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मत समझ लेना, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो एक ही होता है, वो सही है, इसलिए आपको जानबूझ के घुमाने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको लगेगा अच्छा डी भी गलत है, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, बल्कि आप सी को आपको पता है गलत है, फिर भी आप डी को सोचने लग जाओगे कि क्या ये भी गलत तो नहीं है, कहीं मैं कुछ गलत लॉजिक तो नहीं लगा रहा। ठीक है, तो अब याद रखना चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक होता है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंदर 2 इलेक्शन कमिश्नर और होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है मोर देन 1 इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। तो सही वाले तो आपको अच्छे से याद कर लो,
कि क्यों सही है। गलत वाले भी आप अच्छे से याद कर लो, क्योंकि क्यों गलत है अगली बार फिर से ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे इसको हम सही करके याद कर लेते हैं गलत वालों को, कि इंडिया का प्रेसिडेंट इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव कर सकता है, एक से ज़्यादा इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और इलेक्शन ऑफ कमीशन पंचायत के इलेक्शन नहीं कराती, ना म्यूनसिपैलिटी के। कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। और ऑब्वियसली एफपीटीपी और पीआर सिस्टम दोनों फॉलो होते हैं इंडिया में। ये आपका हिंदी में क्वेश्चन है, पढ़ लेना। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस एक क्वेश्चन से हम 3 क्वेश्चन और बनाएंगे और इसको याद कर लेंगे, ताकि इस टॉपिक के अराउंड कोई भी पीवाईक्यू आए तो आप गलत ना करो। पहली बात, एलिमेंट ने वर्बा के साथ मिलके एक किताब लिखी थी, सिविक कल्चर। ये आपको पहला क्वेश्चन हो गया कि एलिमेंट और वर्बा की कौन सी किताब है, सिविक कल्चर। दूसरा, एलिमेंट और वर्बा ने सिविक कल्चर में 3 तरीके के पॉलिटिकल कल्चर समझाए थे। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, अगली बार के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो एल्बेंडर वर्मा ने कौन सी किताब लिखी, या किताब से क्वेश्चन आ जाएगा। या इस सिविक कल्चर किताब में एल्बेंडर वर्मा ने कितने पॉलिटिकल कल्चर बताए और उस कल्चर का नाम क्या है, तीसरा। ठीक है, या फिर ये तीसरा क्या, दूसरे में ही आपके तीनों कल्चर के नाम आ जाएंगे जो यहाँ मेंशन भी है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कल्चर उन्होंने नहीं दिया था। ठीक है, पैरोकिल कल्चर दिया था, पार्टिसिपेंट दिया था और सब्जेक्टिव दिया था। अब इसकी क्रोनोलॉजी भी पता होनी चाहिए। पी आएगा पहले ये वाला पैरोकियल, फिर आएगा सब्जेक्टिव, फिर लास्ट में उन्होंने दिया पार्टिसिपेंट कल्चर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि पैरोकियल कल्चर में, पार्टिसिपेंट कल्चर में और सब्जेक्टिव कल्चर में कौन सी कंट्रीज के एग्जाम्पल दिए गए। ठीक है, पैरोकियल कल्चर को समझाने के लिए एल्बेंडर वर्मा ने कौन सी कंट्री का एग्जांपल दिया, सब्जेक्टिव को समझाने के लिए कौन सा दिया और पार्टिसिपेंट को समझाने के लिए कौन सा दिया। चौथा क्वेश्चन एक ये बन सकता है कि आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन में कि पैरोकियल कल्चर का क्या मतलब होता है, और 4 स्टेटमेंट दे देगा। या पार्टिसिपेंट कल्चर का मतलब क्या होता है, या सब्जेक्टिव कल्चर का मतलब क्या होता है। तो अब मैं आपको इनको मीनिंग समझाती हूँ। पैरोकियल कल्चर मतलब सबसे बेकार कल्चर होता है। ठीक है, जहाँ पे जो जो सिटीजन्स है, बेसिकली जो लोग रह रहे हैं, उनको सरकार के बारे में कुछ नहीं पता होता। वो उनको मतलब गवर्नमेंट और कुछ नहीं पता होता। दे आर मतलब इनएक्टिव सिटीजन, ये सिर्फ एक पैसिव सिटीजन की तरह रहते हैं, इनएक्टिव होते हैं। इनको सरकार की कुछ नहीं पड़ी है, बस अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पैरोकियल कल्चर। ठीक है, हिंदी में भी एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ उसका क्या बोलते हैं पैरोकियल को। संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति। ठीक है, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति। प्रतिभागी यानी पार्टिसिपेंट कल्चर, जैसे कि इंडिया का एग्जाम्पल अगर हम ले तो इंडिया क्या है, पार्टिसिपेंट कल्चर में आता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में हर जो लोग हैं पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में, वोट में, इलेक्शन लड़ने में, सब कुछ उनको पता होता है। और फिर आ जाता है सब्जेक्टिव यानी कि व्यक्तिनिष्ठ कल्चर। वस्तुनिष्ठ कल्चर कुछ नहीं होता है, पहली बात। ऑब्जेक्टिव कल्चर जैसा कुछ है ही नहीं, तो इसलिए हम इसको समझेंगे भी नहीं जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो। ठीक है, सब्जेक्टिव कल्चर क्या होता है, जैसे इसमें तो देखो उनको कुछ नहीं पता पैरोकियल कल्चर में कि सरकार एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं। इनको ये भी नहीं पता होगा कौन सी पार्टी अभी रूल कर रही है, इनको प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कुछ नहीं पता होगा अपने वहाँ का। उसको हम बोलते हैं पैरोकियल कल्चर। सब्जेक्टिव कल्चर एक ऐसा पॉलिटिकल कल्चर है जहाँ पे लोगों को राजनीतिक ज्ञान होता है। जैसे कि मैं हूँ या आप हो, आपको पता है कि भाई प्राइम मिनिस्टर कौन है, बीजेपी है या कांग्रेस है। ठीक है, आपको पता है, लेकिन आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। मतलब कि आप वोट देने नहीं जाते, आपको कुछ पड़ा नहीं है कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। मतलब आप विजिलेंट नहीं हो, आपको पता है क्या हो रहा है, पर आप उसको लेकर अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे हो। तो वो होता है आपका सब्जेक्टिव कल्चर। और पार्टिसिपेंट कल्चर एकदम सबसे अच्छा कल्चर होता है, जिसमें आपको अपने मुद्दों पे आवाज़ उठाते हो, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हो, वोट करते हो, आप एक एक्टिव सिटीजन होते हो। ठीक है, तो ये आपका एक क्या होगा, क्रोनोलॉजी की सबसे अच्छी। अगर लोएस्ट लेवल देखें तो पैरोकियल, हाईएस्ट लेवल देखें तो पार्टिसिपेंट, और बीच का जो होता है नाइदर पैरोकियल नाइदर पार्टिसिपेंट, वो गया सब्जेक्टिव। तो एक ही क्वेश्चन से मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन और कराए, और इसमें आपको कंट्रीज के कौन से एग्जाम्पल दिए थे। चाइना का एग्जाम्पल किसमें दिया था, यूएसए का किसमें दिया, मैक्सिको का किसमें दिया था। ठीक है, कौन सी 5 कंट्रीज के कल्चर को उन्होंने कंपेयर किया था। ठीक है, वो आपको बताना है। तो मैं आपको 5 कंट्रीज़ का नाम बता देती हूँ जहाँ की उन्होंने स्टडी की थी। ये भी आपके क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है, और जो कोई यूजीसी नेट के एग्जाम में तो बहुत बार पूछा गया है। अब इसको उनको हाई मतलब इस सेम ही टॉपिक पे अगर और अच्छा क्वेश्चन बनाना होगा तो वो पूछ लेंगे कि किन 5 नेशंस पे ये सिविक कल्चर की बात हुई है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे भी बता देती हूँ। यूएस है, यूके है, वेस्ट जर्मनी आपका है, और इटली है, और मैक्सिको है। इटली एंड मैक्सिको आप अपने नोट्स में लिख लो ताकि आपको याद रहे। ठीक है, यूएस, यूके, वेस्ट जर्मनी, इटली एंड मैक्सिको। क्योंकि अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको दूसरों के मुकाबले उनसे कुछ थोड़ा ज़्यादा पता होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आगे नहीं निकल जाना है। तो ये आपके 5 कंट्रीज़ हैं। फिर ये आपका सिविक कल्चर का बुक आ गया। इसका पूरा नाम भी ऐसा ही है कुछ, सिविक कल्चर द 5 नेशंस ऐसे करके कुछ नाम है। देन ये आपके 3 पॉलिटिकल कल्चर का मीनिंग समझा दिया। अब आपको बस इतना सा होमवर्क करना है कि कंट्रीज कौन सी कंट्री में कौन से एग्जाम्पल दिया है वो बताना है। ठीक है, ऑब्वियसली यूएस में तो पार्टिसिपेंट कल्चर ही होगा।
अब आप देखो ये जर्मनी कौन से में आएगा, पैरोकियल में आता है या सब्जेक्ट में आता है, ठीक है। ये आपको अपने आप से होमवर्क करना है ताकि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बने, जब आप खुद से सर्च करते हो तो ज़्यादा सही रहता है। अब यहाँ पे कुछ बुक्स हैं और यहाँ पे ऑथर लिखे हुए हैं, तो इनको आपको लिख लेना है अच्छे से। जो आपको आता है वो मत लिखो, जो याद नहीं है उसको एक बार लिख लो, ठीक है। जैसे कि आपका एक टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, 3 मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई थी। तीनों आपको क्रोनोलॉजी में कौन से थिंकर थे, उस कॉन्फ्रेंस में कौन सी मेन किताब पब्लिश हुई, किस थिंकर ने की, उतना तो आपको पता होना ही चाहिए। तो ये आपका नेक्स्ट होमवर्क है। मैंने आपको बोला था मैं सब कुछ नहीं, तो जितना मैं आपको होमवर्क दूंगी उतना तो अगर आप कर ही लोगे तो CUT PG आपको क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। पहला, टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनू ब्रुक पर्सपेक्टिव, ठीक है। मैंने मीनू ब्रुक ही पढ़ा सबसे पहले, और मेरे को सबसे इजीली ये लगता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक ही थिंकर है जिन्होंने मीनू ब्रुक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, इन चारों में से वो थे फ्रैंक मैरिनी, ठीक है। और ये इनकी किताब का भी नाम है। NPA का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। पहले NPM आया था, ठीक है, पहले NPA आया था, फिर NPM आया था, फिर न्यू पब्लिक सर्विस आया था, ठीक है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट भी आपको अलग से पढ़ने हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनू ब्रुक पर्सपेक्टिव किसकी है, फ्रैंक मैरिनी की। मैरिनी से आप कैसे आ सकते हो कि जब आप किसी से नए नए मिलते हो, न्यू न्यू मतलब नए नए मिलते हो, तो आप इतने फ्रैंक नहीं होते, या फिर आपकी नई नई मैरिज हुई है, मैरिनी मतलब मैरिज हुई है, तो नई नई मैरिज हुई है यानी कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मीनो मैरिनी जैसे एक जैसा साउंड कर रहा है, जैसे इसमें भी N और M आ रहा है, इसमें भी M और N आ रहा है। थोड़ा आप ईशान अवस्थी की तरह आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन अपना स्ट्रॉन्ग करना है बस, और आपको ये बुक याद हो जाएगी और हो चुकी होगी। मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क, मेकिंग डेमोक्रेसी जो वर्क है ये किसका है, ये है आपका रॉबर्ट पटनाम का। ये 2 थिंकर है जो बहुत फेमस है, बाकी 2 थिंकर हो सकता है आपने कभी ना सुने हो, लेकिन ये इनको तो आप पढ़ते ही पढ़ते हो। तो रॉबर्ट पटनाम की मेकिंग डेमोक्रेसी वर्क। तो हमें जो हमारा जो नाम रखा गया है, हमारे माँ बाप ने हमें नाम जो दिया है, उसको हमें कैसे ना कैसे करके सार्थक करना है, और उसको काम काम निकलवाना है अपने नाम के थ्रू, या अपने नाम इतना नाम बड़ा करना है कि सब आपको कभी काम की कमी ना हो। ऐसा करके आप कुछ याद रख सकते हो। तो पटनाम से कि हमको ऐसा नाम बनाना है कि हमें कभी भी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, या काम के लिए हाथ ना फैलाना पड़े, या वर्क ना करना पड़े, ठीक है। तो हमें अच्छा वर्क ढूंढना है, अपने नाम को सार्थक साबित करना है। ये एक छोटी सी कहानी के थ्रू आप ये बुक भी याद कर सकते हो। अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन द आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ये जो बुक है ये किसने लिखी है, ये लिखी है आपकी एल्बर्ट लिपावस्की ने, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन द आर्ट एंड साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट लिखी है एल्बर्ट लिपावस्की, ठीक है। सो आप ऐसा इसके लिए कोई ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं है आर्ट एंड साइंस से आप, कि आप आर्ट्स के भी बच्चे हो, साइंस के भी बच्चे हो, और बीच में कहीं हवा में झूल रहे हो, ठीक है। आर्ट्स और साइंस के बीच में क्या आता है, कॉमर्स आता है, लेकिन आपने कॉमर्स नहीं लिया, आपने आर्ट्स और साइंस में आप कंफ्यूज हो, लाइक हवा में, यानी कि स्काई में कहीं ना कहीं आप झूल रहे हो कि यार मैं आर्ट लूँ या साइंस लूँ, ऐसा करके कुछ अब याद कर लो, ठीक है। वैसे तो बहुत बेकार ट्रिक थी, फिर भी अगर याद रह जाए तो ठीक है, कि आपको स्काई में आर्ट और साइंस ऐसा करके कुछ दिख रहा है। देन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक मैनेजमेंट, तो ये आपका एक ही थिंकर बचे, जीन एरिक लेन, या लेन बोल सकते हो, लाने बोल सकते हो, कुछ भी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक मैनेजमेंट। तो अब ऐसे याद कर लो कि अगर आपको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, अच्छा मैनेजमेंट करना है, तो आपको पब्लिक को लाने पड़ेंगे, या पब्लिक लानी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए या मैनेजमेंट के लिए आपको कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा, ऐसा करके कुछ तो लाने लेने ऐसे से कुछ याद रख लो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, A का 4, B का 1, C का 3, D का 2। तो ये आपके 4 बुक्स और 4 ऑथर आपको याद हो गए। हिंदी में भी इन बुक का नाम, इंग्लिश का नाम सेम ही है, ठीक है, हिंदी अनुवाद इसका नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी किसकी थी, कम्युनिस्ट पार्टी लेनिन की थी, ठीक है। हेजेमनी का कॉन्सेप्ट किसका था, पिछली बार भी PYQ में किया था, अच्छे से मैंने बताया था, याद कराया था, ग्राम्स्की, ठीक है। तो हेजेमनी, काउंटर हेजेमनी, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, ये सारे कीवर्ड्स आपको ग्राम्स्की से याद रखने हैं। कम्युनिस्ट पार्टी लेनिन की थी। कार्ल मार्क्स के आपको ऑब्वियसली पता है कि कार्ल मार्क्स किसके बारे में बात करते हैं, ऑब्वियसली डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट, कि जो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो वर्कर्स हैं, प्रोलेटरेट है, उनकी डिक्टेटरशिप होगी, और जो बुर्जुआ चीज़ें यानी कि जो एलीट क्लास है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये मार्क्स का कहना था। और एक ही बचे ऑब्वियसली पॉलीसेंट्रिसिज्म आपका है, टॉगलिएटी, ठीक है। तो ये 3 तो आपको पता है, बहुत ईजी है। डी को अलग से लिख लो कहीं नोट्स में, जो अलग से इसको याद करना एग्जाम से पहले, अपने जो आपके शॉर्ट नोट्स होंगे ना सारे फैक्चुअल, एक फैक्ट शीट्स बना लो, 2-3 फैक्ट शीट्स, और उनको एग्जाम से पहले पढ़ जाना। तो उन फैक्ट शीट्स में ऐसे वाले क्वेश्चन डालने हैं आपको।
चौथी एटी क्या है, पॉलीसेंट्रिसिज्म। अब इसकी कोई ऐसा ट्रिक नहीं बन रही है कि आरती और इसका कुछ बन जाए, पर ऐसे पॉली आरती करके आप 2-3 बार बोल लोगे तो हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? बहुत इजी क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय ने की थी। आईपीटी की प्लेलिस्ट में मैंने आपको ये थिंकर कवर कराए हुए हैं और सारी किताबें भी करवाई हैं, पढ़ लेना। अब ये बुक है मैन्यू वर्ड्स, ये किसने लिखी है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है सिंथिया इनलॉय। अब इसको 2-3 ट्रिक से याद कर सकते हैं। सिंथिया लॉय को वैसे या तो रट लो, बेस्ट रहेगा। नहीं तो ट्रिक तो बहुत ही बेकार है। जैसे कि सिंथिया है तो सिंथिया से मेरे को ज्योतिरादित्य सिंथिया ही याद आया, तो वो एक मैन है, तो ये हो सकता है। या इन लॉय से तो इन लॉज याद आ रहे हैं, तो इन लॉज हमारे कौन होते हैं? जो हमारा मैन होता है उसके हम उनके जो रिश्तेदार हमारे इन लॉज होते हैं। तो ऐसा मैन इन लॉज और इन लॉय या ऐसे करके कुछ बड़े हो। लॉय से लव बना सकते हैं, लव किससे होता है? मैन से होता है। ऐसे थोड़ा बहुत याद रह जाए तो बढ़िया है। ओके, ये तो सबको पता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सी ऐसी वाटर ट्रीटी है जो उनके बीच में एक हड्डी बनी हुई है? मतलब हड्डी इज लाइक जो होती है ना, का मतलब आपके गले में हड्डी फंसी होती है जैसा बोलते हैं, एक मतलब फ्रेज है। तो ऑब्वियसली इंडस वाटर ट्रीटी है। और ये कब हुई थी? 1960 में। तो इसका ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब ये भी इजी क्वेश्चन है कि राज्यसभा में जो राष्ट्रपति है वो कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है? तो 12 मेंबर्स को करता है। बहुत फैक्चुअल है और याद होना चाहिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एनसीईआरटीज में भी आपका ये फैक्ट लिखा रहता है। अच्छा, कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सा ऐसा देश है जिसको कमिंग टुगेदर फेडरेशन के नाम से जाना जाता है? तो इसको याद रख लेना, स्विट्जरलैंड को कमिंग टुगेदर फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। या फिर ऐसे याद रख लो कि सब एक साथ मिलके कमिंग टुगेदर, मतलब आपकी फैमिली एक साथ आई मिलके, वो स्विट्जरलैंड घूमने गई, ठीक है। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन से आप इसको थोड़ा सा मतलब ट्रिक से याद रख सकते हो कि कभी भूल जाओ तो कमिंग टुगेदर यानी कि हम सब एक साथ मिलकर आए, एक जगह इकट्ठे हुए और फिर हम स्विट्जरलैंड घूमने गए। एक साथ आने वाला संघ। अच्छा, 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी इसको हम बोलते हैं। उस वॉर में इंडिया पाकिस्तान जब 1971 में लड़ रहे थे बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के लिए, इंदिरा गांधी ने इंडिया से इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया था, ठीक है। और उस टाइम पे इस वॉर में यूएस से पाकिस्तान का साथ दे रहा था इंडिया के खिलाफ, ठीक है। और इसलिए यूएसए ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए बे ऑफ बंगाल में या बंगाल की खाड़ी में एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था, अपना एक एयरक्राफ्ट भेजा था। उस एयरक्राफ्ट का नाम क्या था ये आपसे पूछा है। तो पहले तो 2-3 चीज़ें याद रख लो यहीं से कि कौन किसकी मदद कर रहा था, कब हुआ और किससे रिलेटेड ये वॉर है। दूसरा, एयरक्राफ्ट वॉर अब इसका मेन क्वेश्चन में आए तो उसका आंसर होगा 7th फ्लीट, ठीक है। तो फैक्ट है, साथ साथ हम साथ साथ खेल रहे होंगे, ये यूएसए और पाकिस्तान साथ साथ थे, ठीक है। यूएसए और पाकिस्तान साथ साथ थे, तो 7th फ्लीट हो गया इसका करेक्ट आंसर। ये आपका हिंदी में क्वेश्चन है, 7वां बेड़ा, ठीक है। इसमें विमान वाहक पोत लिखा हुआ है एयरक्राफ्ट कैरियर को। अब इस क्वेश्चन से आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 21 का कितना ज़रूरी इंपॉर्टेंस है। आर्टिकल 21 में कम से कम 19-20 सब पार्ट्स हैं जिसके अंदर बहुत सारे हमारे राइट्स लिखे हुए हैं। आर्टिकल 21 है क्या? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर बहुत सारे छोटे आर्टिकल आते हैं, मतलब सब आर्टिकल्स आते हैं। वो आपको एक जगह लिख लेने हैं, कहीं से भी आपको लक्ष्मीकांत है या गूगल पे कोई भी आप इमेज सेक्शन में जाओगे आपको मिल जाएंगे। आर्टिकल 21 के अंदर जितने आर्टिकल्स आते हैं उनको कुछ नहीं करना, उनको बस एक बारी पढ़ जाना है एग्जाम से पहले, या आपको अपने हैंड रिटन नोट्स में लिख लेना है, ठीक है। कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? राइट टू लाइफ है तो ऑब्वियसली राइट टू लाइवलीहुड आएगा, नॉट पूछा है तो कौन सा एक नहीं आता। राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, देखो 3 तो यही याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। तीसरा, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइस पोल्यूशन, ये भी आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। लेकिन राइट टू एक्टिव एनोथेशिया इसका पार्ट नहीं है। यूथेनेशिया होता क्या है? मतलब कि जैसे आपको कोई कैंसर से आप पीड़ित हो या कोई ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं होने वाली, तो आप प्लीज़ डॉक्टर से या अपनी फैमिली से ये बोलते हो कि यार प्लीज़ मुझे मार ही दो, मैं नहीं जीना चाहता इस बीमारी के साथ, ये कभी खत्म नहीं होने वाली, लेकिन मुझे इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि आप मुझे यूथेनेशिया का इंजेक्शन लगा के मेरे को मतलब मृत्युदंड दे दो और मुझे मार दो। तो ये इंडिया में इलीगल है। इंडिया में क्या, बहुत सारी कंट्रीज़ में ये चीज़ इलीगल है कि आप खुद से मतलब इच्छा मृत्यु नहीं कर सकते। बेसिकली इट इज़ लाइक अ इच्छा मृत्यु, तो इच्छा मृत्यु अलाउड नहीं है हमारे देश में ना। ये आपका 21 और ये आपके ऑप्शन, ये इच्छा मृत्यु ये रहा। यूएन के 6 ऑर्गन है जो मैं आपको ऑलरेडी अपने आईआर वाली प्लेलिस्ट में ट्रिक के साथ याद करवा चुकी हूँ, ठीक है। और आपको मैंने यूएन के सारे यूएन चार्टर करा रखा है, यूएन के सारे आर्टिकल्स करा रखे हैं, सब कुछ करा रखा है, प्लीज़ एक बारी जाके देख लेना।
तो ये 6 ऑर्गन में से कौन सी ऑर्गन नहीं है यहाँ पे एक बताना है, ठीक है। मतलब कोई और चार तीन ऑप्शन है सब में, या क्या चारों ही ऑर्गन है या इनमें से कोई तीन है, देखते हैं एक बार। सिक्योरिटी काउंसिल यूएनओ का या प्रिंसिपल ऑर्गन है ऑब्वियसली। ट्रस्टीशिप काउंसिल भी है, मतलब थी, अब ये अबॉलिश हो गई है, लेकिन थी तो सही ना। अब यूनेस्को तो नहीं है, यूनेस्को तो बस यूएन का एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, पर इसकी कोई ऑर्गन नहीं है, प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं बोलते हम यूनेस्को को, ठीक है। ये इसको हम स्पेशल ऑर्गन्स जो होती हैं यूएन के स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें ये आता है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इसका पार्ट है। तो 3 तो मैंने आपको बता दिए, बाकी 3 आपको कमेंट करना है, या फिर आपको कमेंट नहीं भी करना तो एक बारी बस वीडियो देखना, वो 6 ऑर्गन्स पढ़ना, उसके अलावा आपको, और 6 ऑर्गन्स के अलावा आपको आर्टिकल्स वगैरह सब ट्रिक से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ फिर? एबीडी ये रहा। मेक इन इंडिया प्रोग्राम सरकार ने कब लॉन्च किया था? तो मेक इन इंडिया जब मोदी जी आए थे तभी आया था, 2014 में। वेरी इजी क्वेश्चन, जेएस मिल की कौन सी किताब है? रॉबर्ट नॉजिक की कौन सी है? रॉल्स की कौन सी है? मैकियावेली की कौन सी है? एक बार वीडियो पॉज करो और सोचो। मैकियावेली की आपकी है द प्रिंस, जॉन रॉल्स का आपका थ्योरी ऑफ जस्टिस, रॉबर्ट नॉजिक का एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, जेएस मिल का ऑन लिबर्टी, ठीक है। बहुत इजी है, सारी एकदम पॉपुलर किताब है, आती होंगी। बाउंडेड रेशनैलिटी का आइडिया किसने दिया है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये क्वेश्चन है, हर्बर्ट साइमन ने दिया है। अब आपको हर्बर्ट साइमन तो अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि बाउंडेड रेशनैलिटी का मतलब ही यही होता है कि जिनकी इन्होंने डिसीजन मेकिंग थ्योरी में अपना दिया था ये, कि सबकी जो रैशनैलिटी है, हमारी जो तर्क वितर्क करने की जो क्षमता है, वो क्या होती है? बाध्य होती है, बाउंडेड होती है, ठीक है। आप कभी भी, आपके पास 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन, आपको एक प्रॉब्लम है फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा इस प्रॉब्लम को मैं ये 4 तरीकों से सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि मैं रैशनल हूँ भाई, लेकिन आप हो यहाँ, एक पर्सन हो आप, एक हूँ मैंने ये 4 ऑप्शन ना देखे, मेरे को एक 5वां ऑप्शन भी पता था जो आपके दिमाग में नहीं आया, तो इसलिए आपकी जो रैशनैलिटी है वो बाउंडेड हुई ना। आप सब कुछ नहीं सोच सकते, आप सब कुछ थिंक नहीं कर सकते। और वैसे कि भी मैं हूँ, मेरे को हो सकता है 5वां या 6वां ऑप्शन भी लगे कि नहीं ये भी ऐसा प्रॉब्लम से सॉल्व हो सकता है, लेकिन कोई और तीसरा तेजस्वी व्यक्ति हो जो उसको और भी ऑप्शन मिल सकते हैं, या वो उस प्रॉब्लम को और तरीके से भी सॉल्व कर सकता है। तो रैशनैलिटी हमेशा हमेशा बाउंडेड होती है, सबको सब कुछ नहीं पता हो सकता। तो ये इसका मेन कॉन्सेप्ट था, मैंने जो आपको समझाया। इसके अलावा आपको अमिताय एड्जॉनी, ये ए एड्जॉनी है, तो अमिताय एड्जॉनी का मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल है, याद रखना, ठीक है। पेपर में आ सकता है, क्योंकि देखो सिर्फ ऑप्शन करेक्ट करके नहीं निकल जाना, चारों ऑप्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए। और इन तीनों बाकी के 3 थिंकर या फिर इन चारों थिंकर को आपको अलग से पढ़ना है, थोड़ा सा डिटेल में, एक एक पेज के नोट्स बना लो, या एक एक पेज से ज़्यादा नहीं, इनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मेरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के में भी बहुत सारे थिंकर है। मैक्स वेबर का मैंने ऑलमोस्ट 30 मिनट का लेक्चर बताया है, और उसमें कभी भी आपका मैक्स वेबर से तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फ्रेडरिक ज़ैंग का इकोलॉजिकल अप्रोच है, ठीक है। मैक्स वेबर अपनी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी के लिए जाने जाते हैं, ये अपना, ये भी वो इकोलॉजिकल अप्रोच के बाद इनका फ्यूज सोसाइटी मॉडल भी है, ठीक है। तो ये सब है, तो इसका थोड़ा थोड़ा कीवर्ड्स आपको सबके पता होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस बार इस थिंकर से क्वेश्चन आया है, तो बाकी 3 थिंकर को भी हमें इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो ऑप्शन में तो है ना एटलीस्ट, तो ऑप्शन से ही एक नया क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट टाइम के लिए। अब आपकी एक बुक्स एंड ऑथर है, इसको मैच करना है, देखो आपको कोई भी एक ऑप्शन आता है कि नहीं, पॉज करो वीडियो को, ठीक है। वैसे तो जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, यही बेस्ट तरीका होता है पीवाईक्यू सॉल्व करने का। क्वेश्चन आंसर नहीं देखना होता, 4 ऑप्शन को एनालाइज करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है, समझना होता है, फिर उसी से आपका ये बेस्ट तरीका होगा कि एक आपके सिर्फ 5 साल के पीवाईक्यू से कम आपके 500 प्लस क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। सो अनरिटन फ्यूचर रियलिज्म एंड अनसर्टेनिटी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये किताब है, हिंदी में भी किताब का नाम यही रहेगा, तो हिंदी अनुवाद देखने की जरूरत नहीं है, और ऑथर का नाम भी हिंदी में सेम ही रहेगा ऑब्वियसली। तो जोनाथन कृष्णर, ठीक है। तो वैसे इसका नाम कृष्णर है या कृष्णर है, हम इसको थोड़ा हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करके थोड़ा याद रख सकते हैं कि कृष्णर जो है वो अनरिटन है, उनमें वो बहुत अनसर्टेन है। जो हमारे कृष्ण भगवान है वो बहुत अनसर्टेन है, उनको कोई परख नहीं सकता, ठीक है। वो फ्यूचर भी देख सकते हैं, कौन? कृष्ण भगवान फ्यूचर देख सकते हैं, तो फ्यूचर देख सकते हैं, बहुत अनसर्टेनिटी होती है उनके, कि आप पता नहीं लगा सकते कि वो कब क्या करें। तो पूरे वर्ल्ड को वो चला रहे हैं, कृष्ण भगवान चला रहे हैं पूरे वर्ल्ड को, ठीक है। फ्यूचर देख सकते हैं, अनसर्टेन है, ऐसे करके कुछ आपने 3-4 कीवर्ड पकड़े और इससे आपने ये थिंकर याद कर लिया, ठीक है। ये आमने सामने ही है मैचिंग। ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स किसकी बुक है? तो ये स्मिथ एंड ओवंस की बुक है, ठीक है। तो स्मिथ एंड ओवंस के नाम से ये फेमसली ये जानी जाती है ये बुक। वैसे इसमें पूरा नाम लिखा हुआ है, और इसमें 3 लोग हैं, जॉन बाइल्स,
बेलिस एंड स्मिथ की आपने बुक पढ़ी है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस की, बेलिस एंड स्मिथ की बुक आती है इंटरनेशनल रिलेशन की, वही इसी को ये फेमस बुक है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अगर आपने बेलिस एंड स्मिथ पढ़ा होगा लेकिन आपने सोचा कि अच्छा ये क्या नाम लिखा हुआ है, बेलिस, जॉन, स्टीव स्मिथ, पैट्रिया, ओवंज, तो फिर आप कभी नहीं पढ़ोगे। लेकिन हर कोई ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में बेलिस एंड स्मिथ पढ़ता ही है आईआर के लिए। तो मैं अगली बुक जो अपने चैनल पे कराऊंगी, अब इस बार नहीं लेकिन आई विल ट्राई, कि एंड्रयू ह्यूबर्ट का जैसे मैंने ग्लोबल पॉलिटिक्स करा दिया, वो आईआर के लिए बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। उसके अलावा जो सबसे, ये सेकंड नंबर पे मानी जाती है, और फर्स्ट नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बुक मानी जाती है आईआर को समझने के लिए, कभी आपको टाइम मिले तो पढ़ना, वो होती है बेलिस एंड स्मिथ। और उस बुक का नाम क्या है वो आपके क्वेश्चन में ही पूछा गया है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यही बुक है, ये आपको खरीदनी चाहिए। खरीद नहीं सकते तो एटलीस्ट सॉफ्ट कॉपी में डाउनलोड करके रखो, इसको आईआर के लिए पढ़ो। आपका आईआर का कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे फिर आप नेट की तैयारी कर रहे हो या सीयूईटी के लिए। ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स बेलिस एंड स्मिथ की है। पावर आ रेडिकल व्यू स्टीफन लुक्स की है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए। पावर वाला कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था जब आपको ओपी गावर से पढ़ाया था, तो मैंने आपको ये बताया था। तो ओपी गावर की प्लेलिस्ट में पावर का कॉन्सेप्ट है और उसमें ये भी पढ़ा था हमने ट्रिक से। लास्ट, ये आमने सामने है सारे ऑप्शन। रीजन्स एंड पावर, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी। तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी या रीजनल सिक्योरिटी की बात कौन करता है, बैरी बुसान। तो आपको कभी कीवर्ड भी आ सकता है, ये वैसे तो बुक का नाम है लेकिन कितनी बार पूछते हैं कि रीजनल सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, तो वो बैरी बुसान ने दिया था। ठीक है, और बेलिस एंड स्मिथ के अलावा एक और नाम भी है, ओवंस, जिन तीनों ने मिलकर एक साथ लिखी है, पर बेसिकली पॉपुलर ये दो नाम से हुई है। तो रीजन आ रहा है देखो इसमें, और सिक्योरिटी आ रहा है, तो रीजनल सिक्योरिटी से बैरी बुसान। अच्छा, इससे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। फिलिपिनेशियन वॉर जो किताब है वो किसने लिखी है, तो पहला क्वेश्चन आपका यही क्वेश्चन में से एक और क्वेश्चन बन गया, थ्यूसिडाइड्स ने लिखी है। ठीक है, ये आ चुका है आपको ऑलरेडी और आ भी सकता है। फिर फिलिपिनेशियन वॉर जो था वो किसके बीच में हुआ था, तो ये जो वॉर था वो एथेंस और स्पार्टा के बीच में हुआ था, याद रखना, बहुत ईजी क्वेश्चन है और पॉपुलर चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एथेंस एंड स्पार्टा। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईआर से, रियलिज्म की थ्योरी से ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके आंसर सोच सकते हो, और एक बारी मैं आपको ये क्वेश्चन हिंदी में भी दिखा देती हूँ ताकि आप थोड़ी देर वीडियो पॉज करके आंसर सोच सको। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है हिंदी में, और ये आई होप आपने पढ़ लिया होगा, तो आपने आंसर भी सोच लिया होगा। अब देखते हैं आपने आंसर जो सोचा सही सोचा कि नहीं। रियलिज्म की जो थ्योरी है वो बात करती है कि रियलिज्म जो है पावर पॉलिटिक्स को बताता है इन टर्म्स ऑफ इगोइज्म। इगोइज्म यानी कि जो ह्यूमन नेचर है वो बहुत इगोइस्टिक है, और वो अपने बारे में सोचते हैं लोग, वॉर होता ही होता है, और ये बहुत पेसिमिस्टिक सोच रखते हैं कि भाई नेगेटिव होता है, तो ये रियलिस्टिक है। ऑब्वियसली आइडियलिज्म इससे अलग है। ठीक है, तो ये रियलिज्म आइडियलिज्म की डिबेट मैंने आपको पहले भी पिछले पीवाईक्यू में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो जिसने पीवाईक्यूज नहीं देखे तो 2021 से मैंने करवाना शुरू किया था, सारे करवा दिए हैं और बहुत अच्छी ट्रिक से याद कराए हैं, हर हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, तो पढ़ लेना। तो ये ए ऑप्शन तो ठीक है, जो करेक्ट है वो आ गया, तो ए ये तीनों में ही आ रहा है। देन डिपेंडेंसी जी, जो डिपेंडेंसी थ्योरी है, ठीक है, वो रियलिज्म का पार्ट है, तो नहीं, ये रियलिज्म का नहीं, ये न्यू मार्क्सिज्म की जो थ्योरी हम पढ़ते हैं ना आईआर में, उसमें डिपेंडेंसी थ्योरी पढ़ते हैं, तो बी तो गलत हो गया, तो ये भी तीनों में आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन सही होगा। और स्टेट क्राफ्ट और नेशनल इंटरेस्ट जो है वो ऑब्वियसली रियलिज्म इनकी बात करता ही है, नेशनल इंटरेस्ट की, स्टेट की। और बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट जो है इज एसेंशियल टू प्रिजर्व द लिबर्टी ऑफ स्टेट, कि ये बीओपी का कॉन्सेप्ट भी रियलिज्म ने ही दिया था, कि हमें अगर सारे स्टेट्स जो हैं आपस में लिबर्टी इंजॉय करना चाहते हैं तो उनको बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करना चाहिए, अदरवाइज कन्फ्लिक्ट होने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो A, C, D सही है, बी गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2। और इसको और अच्छे से समझना है तो मेरे ओपी गाबा की प्लेलिस्ट है, ओपी गाबा की नहीं सॉरी, एंड्रयू ह्यूबर्ट की आईआर की प्लेलिस्ट है, वो देखना। आईआर भी आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा, रियलिज्म और नियो रियलिज्म, मार्क्सिज्म, सारी आईआर की थ्योरीज बुक से मैंने करवा रखी है। तो किताब आपको कोई नहीं कराता, मैंने किताब करवा रखी है, उसको ज़ाया मत जाने दो, पढ़ो, ताकि आपको बाकी बच्चों से एक एक्स्ट्रा एज मिले। ठीक है, किताब पढ़ के जो बच्चे जाते हैं उनका एग्ज़ाम निकलना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि नोट्स से तो हर कोई पढ़ रहा है। अब नोट्स में कमियां होती हैं, उसमें सारी चीज़ें नहीं लिखी होती, लेकिन किताब में सब कुछ लिखा होता है, और किताब से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं, ना कि नोट्स से। अब ये किताब मैंने आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी कराई है, तो 2024 का क्वेश्चन पेपर है, मैंने 2023 में ये क्वेश्चन करवा रखा था आपको। ठीक है, जब अगर आपने मेरा आईपीटी देखा होता उस टाइम पे, तो प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, ये तो मैं सीयूटी का क्वेश्चन पेपर ही पहली बार करवा रही हूँ, नहीं तो मैं हमेशा यूजीसी नेट के मुझे पता होते हैं। देखो ये किताब जीसस वाली आप कोई सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये राजा राम मोहन रॉय ने लिखी थी, और मैंने इसको ट्रिक से याद करवाया हुआ है, राजा राम मोहन रॉय को देख लेना, किताब भी मैंने आपको ट्रिक से याद कराई थी।
अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के जो हमारे SDGs है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको हम 2030 एजेंडा भी बोलते हैं, इसके बारे में क्या क्या सही है वो बताना है। जो 2030 एजेंडा है हमारे SDG से रिलेटेड, ये एजेंडा जो है इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट पे बेस्ड है, और ये बात करता है 2015 के बाद जो डेवलपमेंट एजेंडा से। तो मतलब ये एजेंडा कहाँ से कहाँ तक है, 2015 से 2030। तो 2015 के बाद जितनी भी डेवलपमेंट हुई इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है ये, ठीक है, तो ये सही है। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। तो ये जो UN है वो डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन के बीच में भेदभाव नहीं करता है, ठीक है, तो ये भी सही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, इन तीनों में से ये आपका आंसर मिल जाएगा ऑब्वियसली। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द रेजोल्यूशन एंटाइटल्ड द फ्यूचर वी वांट। और द फ्यूचर वी वांट एक रिपोर्ट है UN की, ये भी आप याद रख लेना। मतलब आपको चारों ऑप्शन अगले एग्जाम के लिए याद रखने हैं कि इन तीनों में से, चारों में से कोई एक ऑप्शन भी रिपीट हो गया तो आपको आना चाहिए, ठीक है। एंड द रोल ऑफ ग्लोबल सिविल सोसाइटी सिग्निफिकेंटली रिस्ट्रिक्टेड इन द एजेंडा, ठीक है। 2030 एजेंडा में हमने ग्लोबल सिविल सोसाइटी की बात ही नहीं की। ऐसे कैसे हो सकता है कि ग्लोबल सिविल सोसाइटी को इंक्लूड ही ना करे UN, तो वो तो करेगा ही। तो ये आपका डी गलत हो जाएगा, नेगेटिव स्टेटमेंट है, बाकी 3 पॉजिटिव है। और ये रिपोर्ट अच्छे से याद रखना, द फ्यूचर वी वांट। ये आपका हिंदी में क्वेश्चन है, देख सकते हो। वैसे मैंने इसको सारी जो हिंदी और PDF है मैं आपको ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे भेज चुकी हूँ, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब जो पहल स्कीम है वो भारत सरकार ने लॉन्च की थी। पहल स्कीम जो है वो किस बारे में थी, तो वो बारे में थी कि आपको LPG सब्सिडी मिलेगा, डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा LPG सब्सिडी का, LPG पे आपको सब्सिडी मिलेगी, ये पहल स्कीम के बारे में है। तो आपका जो पब्लिक पॉलिसी वाला चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन, आपकी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह आपको याद करनी होती है, तो ये तो आर्बिट क्वेश्चन है, किसी को पता हो सकता है किसी को नहीं, पर जितनी आपकी मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स है आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ओबर्ड्समैन को हम हिंदी में बोलते हैं लोकपाल, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट था लोकल बॉडी ऑबर्ड्समैन का, कि लोकल लेवल पे लोकपाल एक तो आपका सेंटर लेवल पे तो होता ही है, लेकिन ये इस कौन सी रिपोर्ट में बोला गया था कि आपका लोकल लेवल यानी कि पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के लेवल पे भी ओम्बड्समैन होना चाहिए, लोकपाल का एक पोस्ट बनाया जाना चाहिए। तो ये किसने बोला था, ये आपकी सेकंड ARC रिपोर्ट में ये बात कही गई थी, ये आपको याद रखनी है। और आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि ओम्बड्समैन का जो कॉन्सेप्ट है हमने कौन से देश से लिया है, उसका नाम S से शुरू होता है, आप बताना। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, रूसो ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है भाई। एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी किसने दिया था, हॉब्स ने। लिमिटेड सॉवरेनिटी किसने दिया था, लॉक ने। पॉपुलर सॉवरेनिटी किसने दिया था, रूसो ने। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी कुछ अब इसका लेना देना नहीं है। हॉब्स, लॉक और रूसो का कंपैरेटिव स्टडी याद होना चाहिए। मैंने आपको एक पूरा का पूरा टेबल भेजा था हॉब्स, लॉक, रूसो का अपने ग्रुप पे, वो पढ़ना। ब्लू कलर का टेबल आपको मिलेगा, फोटो भेजी हुई है, ठीक है। नहीं होगी तो मैं दोबारा भेज दूंगी, वैसे भेजी थी एक बार, अगर डिलीट हो गई होगी तो मैं चेक करके दोबारा भेज दूंगी। और आपको एक अलग से वीडियो में भी अगर टाइम मिला सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने के बाद, तो अलग से मैं आपको हॉब्स, लॉक, रूसो का कंपैरेटिव स्टडी करा दूंगी, क्योंकि इससे हमेशा एक क्वेश्चन तो आते ही आता है। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पक्का हो जाएगा, 4 मार्क्स, ठीक है। ये आपका हिंदी में लिखा हुआ है, पढ़ लेना। ये कार्ल मार्क्स से क्वेश्चन है और कार्ल मार्क्स की किताबों को आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है। वैसे तो ये वीडियो मैंने UGC नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ था और बहुत पॉपुलर गया, लेकिन ये वीडियो कार्ल मार्क्स के ऊपर जो, क्योंकि कार्ल मार्क्स की किताबें इतनी सारी है और इनको क्रोनोलॉजी में याद करना उतना ही डिफिकल्ट, पर मैंने आपको एक इतनी अच्छी कहानी से इसको याद करवाया है। इवन मैंने एंजल्स की भी सारी किताबें आपको कहानी से याद कराई, फिर कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने कौन सी किताबें साथ में लिखी, ठीक है। ये आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की प्लेलिस्ट में आपको ट्रिक्स के साथ ये मिल जाएगा, और वो बाकी थिंकर्स भी मिल जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले जर्मन आइडियोलॉजी लिखी थी, देन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, देन आपका ये लुइस बोनापार्ट वाली, और देन आपका क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। तो ये आपका पहुंच चुके हैं हम क्वेश्चन 75, यानी कि आपका लास्ट क्वेश्चन 2024 का। देखते हैं क्या क्वेश्चन आया था। बुक एंड ऑथर से ये क्वेश्चन है, ये आपके 4 ऑप्शन है, सोच सकते हो वीडियो पॉज करके। देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसी में स्टार्टिंग में सिविक कल्चर करवाया था, और मैंने याद कराया था कि किसने लिखी है ये सिविक कल्चर, आया याद, आ गया होगा, ठीक है। एल्मेंडन वर्बा ने लिखी थी या एल्मेंडन पोवेल ने लिखी थी, वर्बा ने लिखी थी ना। तो ये आपका सिविक कल्चर A का 4 आपका आंसर वैसे ही निकल जाता, लेकिन क्योंकि हमें सिर्फ ये ऑप्शन याद नहीं रखना, हमें चारों ऑप्शन याद रखना है। अगली बार चारों में से फिर से कोई भी बुक रिपीट हो जाएगी। एल्मेंड ने पोवेल के साथ अलग बुक लिखी है, तो एल्मेंड ने एक बुक वर्बा के साथ लिखी, एल्मेंड ने एक बुक पोवेल के साथ लिखी है, और एल्मेंड ने एक बुक कोलमैन के साथ भी लिखी है, ठीक है। स्टार्टिंग का थिंकर सेम है,
एलमंड एलमंड, लेकिन इनके तीनों के साथ इसने एक बुक लिखी है, ठीक है। तो ये भूलना नहीं है। और इसको मैंने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें ट्रिक्स के साथ सारी याद करा रखी है। सिर्फ दो दो वीडियो है आई गेस, आधे आधे घंटे की, उसमें आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अच्छे से कवर हो जाएगा और ये ट्रिक्स से भी आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। ये तीनों ही किताबें याद हो जाएंगी, पॉवल कॉलमैन, कॉलमैन वाली भी याद हो जाएगी। कॉलमैन वाली डेवलपिंग एरिया से रिलेटेड है, ठीक है। यहीं पे बता देती हूँ, अगर आपका बाई चांस कभी वीडियो ना देख पाओ, टाइम ना मिले, तो एटलीस्ट आपको याद तो रहना चाहिए कि कोलमैन के साथ डेवलपिंग एरियाज वाले लिखी थी और पोवेल के साथ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और डेवलपमेंटल अप्रोच लिखी थी। तो कोल जैसे एक कोयला है, वो डेवलपिंग कंट्री में पाया गया, ये भी मैंने आपको उधर ही कहानी याद करा दी थी। कोयला आपका डेवलपिंग कंट्री में पाया गया। और पावल से मैंने आपको पावर याद कराया था कि जो पावर होती है वो किसके पास होती है, जो कंट्री डेवलप हो चुकी होती है, डेवलपमेंटल कंट्री के पास होती है। तो ये इससे हो जाएगा। तो ए का 4 बी का 1 हो गया। देन आपका एजी फ्रैंक की तो इजी है, कैपिटलिज्म, ये नहीं, हाँ यही है, कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। ये तो हम बहुत बार ही पढ़ते भी है। एजी फ्रैंक की ही एक किताब है लैटिन अमेरिका से रिलेटेड। और वॉल्टर ऑडने की है आपकी हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका। अब आपको ये किताब किसी नोट्स वगैरह में शायद ना भी मिली हो कभी, लेकिन मैंने आपको जब किताब करवाई थी ओपी गाबा, या नहीं ओपी गाबा नहीं, एंड्रू हेवुड कराई थी आई गेस, ठीक है, आईआर की, तो उसमें आपको भी ये थिंकर मैंने याद कराए थे। और ये अफ्रीका वाले थिंकर हैं कोई, ठीक है, वॉल्टर रॉटने, ठीक है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप किसी भी कोचिंग के नोट्स से पढ़ने से अच्छा किताबों से पढ़ोगे तो ज़्यादा मतलब चांसेस है। तो डी का 3 हाउ यूरोप अंडर डेवलप्ड अफ्रीका। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड वी विल स्टार्ट टू 2025 के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक हम ओपी गाबा भी साथ साथ करेंगे, चिंता मत करो। लिबर्टी होने ही वाला है, उसका बस एक पार्ट और आएगा, इक्वालिटी हो जाएगा, फिर जस्टिस, फिर सिटीजनशिप। ये आपके पॉलिटिकल थ्योरी तो बहुत अच्छे से यहाँ कवर हो ही जाएगा। आयर और बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, तो देख लेना। एग्जाम से पहले 2x पे भी देखोगे तो बहुत ईजिली आपका एग्जाम क्लियर होने के चांसेस है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेडा, बाय बाय।